ये वीडियो उन लोगों को जरूर भेजना जो ये कह रहे हैं कि मनरेगा का अपग्रेडेशन हुआ है। जी राम जी। भाई साहब, मनरेगा ना एक वो कानून था जिसने ग्रामीण इंडिया को ना रोजगार देने का एक लीगल राइट दिया था, जो रातों रात खत्म कर दिया। इसको अपग्रेडेशन नहीं बोलते हैं। और जी राम जी, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, सरकार कह रही है कि हमने अपग्रेड कर दिया, क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये डाउनग्रेड है। गवर्नमेंट फाइल्स में जो नहीं लिखा वो मैं बताऊंगा, पार्लियामेंट डिबेट्स में जो नहीं बोला गया वो आज मैं एक्सपोज करूंगा। मनरेगा की मौत नेचुरल नहीं है, ये एक प्लान्ड एलिमिनेशन था। एविडेंस देता हूं, थोड़ा धैर्य रखिएगा, समझ में आ जाएगा। दिसंबर 2026 की एक रात जब देश सो रहा था, संसद में एक ऐसा बदलाव हुआ जिसकी गूंज ग्रामीण भारत के 14 करोड़ परिवारों तक पहुंचने वाली है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, वो कानून जिसने 20 साल तक ग्रामीण मजदूरों को रोजगार का एक लीगल राइट दिया था, रातों रात इतिहास बन गया था। उसकी जगह एक नया नाम आया है, एक नया फ्रेमवर्क, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जिसे सरकार बहुत प्यार से जी राम जी बुला रही है। सरकार दावा करती है कि ये अपग्रेड है, एक मॉडर्नाइजेशन है, एक ऐसा कदम है जो भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने के विजन के साथ अलाइन करेगा। लेकिन विपक्ष, राज्य सरकारें और ग्राउंड पर काम करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं, एक अलग नजरिया पेश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, बल्कि एक वेलफेयर स्टेट के कैरेक्टर में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। तो जो बदलाव हुए हैं एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले उस बदलाव की बात सुनेंगे जो सबसे पहले सुनने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, कि भाई साहब, ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी, जो पहले 100 दिन होती थी। हेडलाइन में 100 से बढ़कर 125 दिन का रोजगार, ये सुनकर अच्छा लगता है, अच्छी बात है। 25% ज्यादा रोजगार मतलब 25% ज्यादा इनकम, सिंपल सी बात। डाटा को गहराई से अगर देखेंगे ना, तो आपको तस्वीर साफ होती चली जाएगी, जो कि अब धुंधली है। मनरेगा के पिछले 15 साल के रिकॉर्ड्स को देखिए। 100 दिन की गारंटी तो कानून में लिखी जाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो बहुत अलग थी। नेशनल एवरेज अगर आप देखेंगे तो एक फैमिली को साल में 45 से 55 दिन के आसपास का ही काम मिलता था। और हाँ, कोविड का टाइम अलग छोड़ दीजिए, कोविड-19 साल 2020-21 को छोड़ दें, तो लॉकडाउन की वजह से लोग शहरों से गांव की तरफ लौटे थे, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उस साल थोड़ा ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। लेकिन वो एक एक्सेप्शन था, वो कोई रूल नहीं था। अब सवाल उठता है कि जब 100 दिन की गारंटी को पूरा करना बड़ा मुश्किल था, तो 125 दिन कैसे मिलेंगे? क्या सिर्फ कानून में संख्या बढ़ा देने से ग्राउंड पर काम बढ़ जाएगा? असली प्रॉब्लम तो बजट एलोकेशन की है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की है, और सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल विल की। यह बदलाव एक अच्छा सिंबॉलिक जेस्चर जरूर लगता है, लेकिन इसकी रियल इफेक्टिवनेस तभी दिखाई देगी जब इंप्लीमेंटेशन पे फोकस होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो ज्यादा चर्चा में है, वो है, जिसको लेके कंट्रोवर्सी भी है, वो है फंडिंग मॉडल। फंडिंग मॉडल में बदलाव आया है। ये वो बदलाव है जिसने सभी राज्यों की सरकारों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो एक साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। समझिए कैसे। मनरेगा सिस्टम में केंद्र सरकार मजदूरों की वेजेस का पूरा 100% भुगतान करती थी। राज्य सरकारें सिर्फ मटेरियल कॉस्ट का 25% देती थी। यह एक तरह का फिस्कल सेंट्रलाइजेशन था और इंप्लीमेंटेशन डिसेंट्रलाइजेशन वाला एक मॉडल था। केंद्र पैसा देता था, सरकार, राज्य सरकारें और लोकल बॉडीज उसको इंप्लीमेंट कर दी थी। लेकिन अब जो नए जी राम जी का एक्ट है ना, वो फॉर्मूला पूरी तरह से पलट गया है। अब जनरल कैटेगरी की जो स्टेट्स हैं, उनकी टोटल कॉस्ट का आपको 40% अपनी जेब से देना होगा, जबकि केंद्र की सरकार आपको सिर्फ 60% देगी। नॉर्दर्न ईस्टर्न और आपका हिमालय स्टेट को लिए थोड़ी राहत है, उन्हें सिर्फ 10% देना होगा और 90% सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी। यही सबसे खतरनाक और कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है। अगर किसी साल डिमांड बढ़ जाए, सूखा आ जाए, किसी अन्य वजह से बहुत से लोग हैं वो शहर से गांव की तरफ लौटने लगे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस अगर हो जाए, तो लोगों को ज्यादा काम की जरूरत पड़ जाएगी। तो केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का एक फिक्स्ड सीलिंग तक अपने आप को सीमित कर दिया है। उसके बाद पर 100% एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है वो राज्य सरकार को अपनी जेब से देना होगा। सरकार ने बोला, पैसा दे दे, हमारा काम खत्म, आप अपनी जेब से दीजिए। कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि इस बदलाव से क्या होने वाला है। उनका ये कहना है कि राज्यों पर कलेक्टिवली लगभग 50,000 करोड़ रुपए का एडिशनल एनुअल बर्डन पड़ेगा।
केरला जैसे छोटे स्टेट अकेले 2000 से 2500 करोड़ रुपए हर साल अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। अब केरला जैसे फिस्कली मैनेज्ड स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन होगा। तो सोचिए बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट का क्या होने जा रहा है। यह एक बहुत क्रूअल आयरनी है। इसको समझना बहुत आवश्यक है कि मनरेगा पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी किन स्टेट की है। वो स्टेट जो इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा कमजोर है और जहां एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस सबसे ज्यादा है, जहां लोगों के पास अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे कम है। स्टेट्स बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो स्टेट्स हैं जहां मनरेगा लिटरली एक लाइफलाइन थी। लेकिन यही स्टेट्स हैं जिसके पास अपना ओन टैक्स रेवेन्यू सबसे कम है। अब आप इन स्टेट्स से कह रहे हैं कि तुम अपना 40% अपनी जेब से दे दो, क्या होगा? दो ही रास्ते बचते हैं। या तो स्टेट्स अपने दूसरे वेलफेयर प्रोग्राम्स में कटौती करें, एजुकेशन हुए, हेल्थ हुए, उसके बजट्स के जो पैसे हैं उसमें कटौती करें, या फिर जानबूझ करके कम से कम मनरेगा वर्क जनरेट करें ताकि उनका एक्सपेंडिचर कम रहे। दोनों ही सिनेरियोज में क्या होने वाला है? फायदा किसका है? नुकसान ही तो है उस गरीब मजदूर का जिसे सबसे ज्यादा इस स्कीम की आवश्यकता है। हाँ, सरकार अपने लॉजिक दे रही है, आर्ग्यूमेंट दे रही है कि ये हम सब एक कॉपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे हैं। जब स्टेट्स को भी पैसा लगाना पड़ेगा तो वो ज्यादा अकाउंटेबल होगी, ज्यादा सीरियसली उसको इंप्लीमेंटेशन करेगी और करप्शन कम होगा, क्योंकि अब उनका भी स्किन इन द गेम है। लेकिन राज्य सरकार का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है, वो ये कहती है कि ये कोऑपरेटिव नहीं है बल्कि कोहर्सिव फेडरलिज्म है। पॉलिसी तो केंद्र बना रही है, क्रेडिट केंद्र ले रही है, और लेकिन बिल भरने के लिए स्टेट को फोर्स किया जा रहा है। खास करके अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मानना है कि एक डेलिबरेटली एक स्ट्रेटजी है उन्हें फाइनेंशियली कमजोर करने की, ताकि जनता में एक रोष बने और उनको मिलने वाली सुविधा का जो बजट है वो कम हो। कुल मिलाकर के हमें फंसाने की कोशिश है, जो कि हमें पसंद नहीं है, साफ अभी विपक्षी पार्टी को कहना है। अब आते हैं तीसरे और सबसे फंडामेंटल बदलाव पर। इस पूरे एक्ट की फिलोसफिकल सोल को बदल देता है। मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, जिसका मतलब यह था कि आपका एक लीगल राइट था, आपको काम चाहिए, आप अप्लाई करो, सरकार 15 दिन के अंदर आपको काम देगी। लीगली बाइंडिंग थी, अगर नहीं दिया तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल जाएगा। ये एक राइट बेस्ड अप्रोच था। लेकिन जी राम जी ने इस एक्ट के पूरे खेल को ही पलट दिया है, शिफ्ट कर दिया है। ये पूरा अब ना नॉर्मेटिव एलोकेशन सिस्टम पे काम करेगा। नॉर्मेटिव एलोकेशन का मतलब है हर साल के शुरुआत में केंद्र सरकार ये तय करेगी किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा और किस डिस्ट्रिक्ट को कितना काम दिया जाएगा। ये एलोकेशन कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर के बेसिस पर होंगे, लेकिन ये पहले से फिक्स्ड होगा। अब अगर साल के बीच में डिमांड बढ़ती है, कोई क्राइसिस आती है, सूखा पड़ता है या कुछ भी होता है, तो उस प्री डिसाइडेड एलोकेशन के हिसाब से पैसा ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। सिंपल सी बात। एक कॉन्क्रीट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए एक गांव में सूखा पड़ जाता है और सभी लोगों को काम की बहुत डेस्परेट है, जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले से ही हजारों लोगों के लिए एक बजट एलोकेट कर दिया। पुराने सिस्टम में क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट केंद्र से कहती थी हमें सप्लीमेंट्री बजट चाहिए और केंद्र को वो देना पड़ता था क्योंकि एक लीगल एंटाइटलमेंट था। लेकिन नए सिस्टम में क्या होगा, 1001वें व्यक्ति से कहा जाएगा कि भाई सॉरी, हमारे पास आपके लिए पैसा नहीं है। ये फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक बजट कंस्ट्रेंड वेलफेयर स्कीम में बदल दिया है। यह है पूरी कहानी। चौथा मेजर बदलाव शायद बहुत ज़्यादा कम डिस्कस हो रहा है, वो है ग्राउंड लेवल पर इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा हो सकता है। वो है एग्रीकल्चर पॉज, जिसे कानून में कृषि विराम कहा गया है। एक्ट की धारा 6 में प्रोविजन है कि पीक एग्रीकल्चर सीजन यानी कि बुआई और कटाई के समय स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी है, वो निर्देश दे सकती है कि साल में टोटल 60 दिनों तक जी राम जी के तहत पब्लिक वर्क को सस्पेंड कर दे। अब सरकार, कुछ किसान ऑर्गेनाइजेशन का यह आर्ग्यूमेंट है कि यह मनरेगा ने एग्रीकल्चर लेबर के शॉर्टेज क्रिएट कर दी थी। वर्कर्स सरकारी काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते थे, इसलिए किसानों को खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते थे, उन्हें बहुत ज्यादा वेजेस देने पड़ते थे। 60 दिनों का ये ब्लैकआउट पीरियड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लेबर सप्लाई इंश्योर करेगा और फूड प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कंट्रोल में रखेगा। ये बहुत अच्छा सरकार ने किया है, 60 दिन का जो ना ब्लैकआउट किया है, पॉज किया है। अब इसको पलट के देखिए।
वर्कर्स और लेबर राइट्स एक्टिविस्ट का पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो पलटी हुई चीज आपको समझ में आएगी। मनरेगा एक फ्लोर वेज के रूप में काम करता था। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट मार्केट में वेजेस बहुत कम होती थी। अगर कोई लैंडलॉर्ड या फिर बड़ा फार्मर आपको एक्सप्लॉयटेशन वाले जो रेट्स पर काम करने के लिए बोल रहा है तो आपके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होता था, आप सरकारी काम पर जा सकते थे। इससे क्या होता था कि प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को भी कॉम्पिटिटिव वेजेस देने पड़ते थे, लेकिन उन्हें लेबर अट्रैक्ट करनी थी, देने पड़ते। अब 60 दिन के लिए ब्लैकआउट पीरियड में वर्कर के पास कोई फॉल बैक ऑप्शन तो है ही नहीं। उन्हें जो वेजेस मिलेंगे उस पर उन्हें काम करना होगा। क्रिटिक्स यही तो कह रहे हैं कि प्रोविजन एक्चुअली उन लैंडलेस वर्कर के लिए खिलाफ है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, जो पूरी तरह से वेज लेबर पर डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोविजन किसके फेवर में है? बड़े बड़े लैंड ओनर्स के फेवर में है। उन्हें एक सस्ती लेबर मिल जाएगी, चीप लेबर मिल जाएगी, अपने खेतों में काम आराम से कराएंगे, पैसा बचाएंगे। लेबर राइट्स एक्टिविस्ट इसे नियो फ्यूडलिज्म की वापसी कह रहे हैं, जहां वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर को सिस्टमैटिकली खत्म किया जाता है या कम किया जाता है। अब पांचवा और एक आखिरी मेजर बदलाव है, वो है टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। इस पूरे नए एक्ट में एक एम्बिशियस विजन है नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनाने का, जो पीएम गति शक्ति के साथ इंटीग्रेट होगा। सभी वर्कर्स को जियो टैग किया जाएगा, एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन होगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैंडेटरी होंगी। पेपर पर देखेंगे तो बहुत कुछ इंप्रेसिव लगता है चलो बहुत बढ़िया है। टेक्नोलॉजी के फायदे बहुत क्लियर हैं। अब घोस्ट वर्कर एलिमिनेट होंगे, यानी कि जो है नहीं, आप उनका पैसा लेते थे, वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। फेक बेनिफिशियरीज जो कभी काम पर नहीं आते थे, उनके नाम पर पेमेंट जाती थी, ये सब होगा। करप्शन कम होगा क्योंकि सब कुछ डिजिटल रिकॉर्ड होगा। प्लानिंग बेटर होगी क्योंकि रियल टाइम डेटा अवेलेबल होगा। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में टेक्नोलॉजी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हम सिक्का पलटने वाली बात। लियोटेक इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो सालों से मनरेगा इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि टेक्निकल बैरियर्स ने ऑलरेडी लाखों लोगों में लेजिटिमेट वर्कर्स को सिस्टम से बाहर कर दिया है। रिमोट एरियाज में नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं, एनएमएमएस जो एप्लीकेशन में अटेंडेंस अपलोड नहीं होती है तो पेमेंट नहीं मिलती है। आधार सीडिंग की प्रॉब्लम है, लाखों लोगों के जॉब कार्ड्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है क्योंकि टेक्निकल वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है। बायोमेट्रिक मशीन से वो काम नहीं करती हैं, फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते हैं, खासकर उन मजदूरों के जो फिजिकली डिमांडिंग काम करते हैं और उनकी उंगलियों के निशान जो हैं वो घिस जाते हैं। या फंडामेंटल एक सिंपल सा सवाल उठता है कि जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल होना चाहिए? सवाल ये है। टेक्नोलॉजी को एक इनेबलर होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, ना कि गेटकीपर। अगर बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर रही है, अगर नेटवर्क डाउन है, अगर आपका सर्वर क्रैश हो गया है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वर्कर्स को उस दिन का या उस काम का, उस वेजेस का वंचित रख देंगे, उनको वेजेस से वंचित कर देंगे? ये एक सीधा सवाल है जिसका जवाब इस नए आईटी एक्ट में मुझे तो क्लियर नहीं दिखाई दिया। बातों को समअप करूं तो बात यह है, जी राम जी एक्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेशन है जो अच्छे इंटेंशन के साथ आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस करना, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, ये सब अपनी जगह अच्छी बातें हैं, लेकिन 3 बड़े स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो उसकी सक्सेस को क्वेश्चनेबल बना रहे हैं। पहला, 60-40 का फंडिंग फॉर्मूला पूरेस्ट स्टेट को सबसे ज्यादा परेशान करेगा। आयरनिकली वही स्टेट्स हैं जो इस स्कीम के सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरा, नॉर्मेटिव एलोकेशन सिस्टम एक लीगल राइट को इफेक्टिवली खत्म कर रहा है और इसे एक बजट कैप्ड वेलफेयर स्कीम में कन्वर्ट कर रहा है। और तीसरा, एग्रीकल्चर पॉज मैंडेटरी टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स वर्कर के बार्गेनिंग पावर को और एक्सेस को सिस्टमेटिकली कम कर रहा है। अगले 2 से 3 साल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। अगर केंद्र सरकार स्टेट्स को एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, अब तो जीएसटी की वजह से भी पैसा कम पहुंचेगा स्टेट के पास, तो एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट अगर सेंटर देती है, टेक्नोलॉजी और इंक्लूसिव बनाया जाता है और ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन पर जेन्युइन फोकस अगर होता है तो स्कीम सक्सीड कर सकती है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज बनकर रह गई है और ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर किया गया है तो रूरल इंडिया के लिए एक मेजर क्राइसिस बन सकता है। समय बताएगा कि मनरेगा का इवोल्यूशन है या फिर डिवोल्यूशन।
आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।